बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और उसमें हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट को हम बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक का पेज नंबर 31 है और इसका टॉपिक जो है वो 2.3 दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसा कि टॉपिक के नाम से जाहिर है, यहाँ पर हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि वेक्टर्स को हम किस किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। एक को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं और दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी उसे कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली आपके पास क्या है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। दो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं कोई भी, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, उनका प्रोडक्ट लोगे, तो रिज़ल्ट में आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास क्या है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें और रिजल्ट में हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी या स्केलर प्रोडक्ट जो है या डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट में हमें स्केलर मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप लोग ये समझें कि स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें। नो, आपके पास जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर रिजल्ट में हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है दैट मीन्स कि ये स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। और अगर हमें रिजल्ट में दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट में हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है। थोड़ा सा बैक पे जाते हैं और हमारे एक टॉपिक है उसको डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि उसका आगे यूज़ आ रहा है। तो आपके पेज नंबर 25 एंड 26 में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो बेसिकली द पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर रिजॉल्व्ड इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स are rectangular components and rectangular components are perpendicular to each other। तो बेसिकली वेक्टर के वो पार्ट्स जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में, और वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं कि ये वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इस वजह से हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें, ये आपके पास वेक्टर ए है, इसकी हमने जब प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की तो फिर आपको जो कंपोनेंट मिला वो ए एक्स कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं कि ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसको हम क्या लिखते हैं, ए एक्स आई। आई क्या है, बिकॉज के आई यूनिट वेक्टर, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास जब हम वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे इस वेक्टर ए की, ये वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ की, तो जो ये डिस्टेंस है आपके पास, ये हमारे पास ए वाई और जे यूनिट वेक्टर हम इसे लिखते हैं, ये हमारे पास बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट है, या आप कहेंगे वाई एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट बन रहा है। तो इसको हम ए वाई और जे यूनिट वेक्टर, बिकॉज ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है आपके पास कंपोनेंट आ रहा है। तो आपके पास एक वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर लिया उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो कि ए एक्स आई है, और वर्टिकल कंपोनेंट्स में जो कि ए वाई जे है। अब इसको लिखते किस तरह से हैं, ये आपके पास वेक्टर ए है, इसको हम इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस इक्वेशन की तरह से लिखते हैं कि ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। यहाँ पर ए वेक्टर है, ए एक्स जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और आई
यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, प्लस ए वाई जो है वो इसका यूनिट वेक्टर है, वर्टिकल कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उसका मैग्नीट्यूड है, और जे जो है वो जे यूनिट वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो आपके पास यूनिट वेक्टर है। इसी तरह अगर तीसरा कंपोनेंट होता तो फिर हम प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर लिखते। तो ये बेसिकली किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखने का तरीका है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने ए एक्स और ए वाई यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हमने कहा है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एक्स आपके पास और ए वाई आपके पास वर्टिकल, तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ए स्मॉल ए आपके पास कोई यूनिट वेक्टर है, सॉरी स्मॉल ए आपके पास कोई वेक्टर है। आपने कैपिटल ए देखा होगा, हम कोई भी वेक्टर को नेम दे सकते हैं। इस फिगर में स्मॉल ए आपके पास कोई भी वेक्टर है, हमने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड किया दैट इज ए एक्स, और फिर वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड किया दैट इज ए वाई। अब आपके पास थीटा क्या है, एंगल है जो आपका ये वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब आप यहाँ पर फिगर में देखें तो आपके पास ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी, ये आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें, अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर क्या है आपके पास, बेस आपके पास है ओ बी और हाइपोटेनस है ओ ए। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए। ओ बी एज इट इज इक्वल्स टू ओ ए, ऊपर जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए कॉस थीटा। अब हम ओ बी और ओ ए की वैल्यूज पुट करते हैं। ओ बी आपके पास किसके बराबर है, ए एक्स के, तो हमने ए एक्स लिख दिया, और ओ ए आपके पास वेक्टर ए के बराबर है। तो आपने वैल्यूज जब पुट की तो ए एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो हमने बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड किया कि उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। इसी तरह हम साइन थीटा इस पे अप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए। तो ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए साइन थीटा, और आपके पास ओ ए की वैल्यू क्या है ए, और ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बेसिकली ये और ये सेम है आपके पास, ओ सी और ए बी आपके पास सेम है, तो आप ए बी की जगह ए वाई लिखेंगे, तो ए वाई की वैल्यू आपके पास आ गई ए साइन थीटा। तो हमने बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की इक्वेशन फाइंड की कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास क्या है ए कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी कि ए वाई, वो आपके पास उसकी वैल्यू आती है ए साइन थीटा। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक का पेज नंबर 32 है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर अब आपको समझ आएगी कि हमने बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जिक्र क्यों किया। आपके पास ये जो बुक का पेज नंबर 25-26 था, इसमें आप इक्वेशन देख सकते हैं 2.4, जिसमें वेक्टर को उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिखाया गया, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। और फिर 2.5 और 2.6 बेसिकली आपके पास जो इक्वेशंस हैं उसमें आपके पास ए एक्स की वैल्यू जो कि ए कॉस थीटा है और ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा, वो किस तरह से आई है ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। अब हम बुक का पेज नंबर 32 डिस्कस करेंगे, दैट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, जैसे ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2.17 में लिखा गया है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यानी ए वेक्टर, आप देखें ए और बी वेक्टर को बोल्ड से लिखा गया, इसका मतलब है कि ये ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, इज इक्वल्स टू
ए बी, यहाँ पर ए और बी जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, और बी जो है वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, और थीटा जो है वो इन दोनों के दरमियान एंगल है। ये आपके पास जो फिगर 2.10 ए है इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये आपके पास वेक्टर ए है ब्लू में और ये वेक्टर बी है रेड में, और थीटा जो है इन दोनों के दरमियान एंगल है। अगर हम इसको फिजिकली देखें तो हमारे पास बेसिकली दो वेक्टर्स का सबसे पहले तो एक ओरिजिन पे, एक पॉइंट पे उनको इकट्ठा होना है, यानी ए और बी का सेम ओरिजिन होना चाहिए। आप देखें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये वाला पॉइंट जो है ये दोनों का सेम ओरिजिन है। इसको अब किस तरह से उन्होंने लिखा है, यानी ये जो इक्वेशन 2.17 आई है ये बेसिकली आई किस तरह से है, लॉजिक क्या है इसकी, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इट मीन्स कि आपके पास ये वेक्टर ए है और बी वेक्टर की प्रोजेक्शन बेसिकली वेक्टर ए पे, या दूसरी टर्म्स में वेक्टर ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। आपके पास ये वेक्टर ए है और जो आपका बी वेक्टर है उसको उन्होंने रिजॉल्व किया उसके कंपोनेंट्स में, और कौन सा कंपोनेंट लिए जो कि ए की डायरेक्शन में है। तो इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो बेसिकली ये दो मीनिंग्स हैं इसके कि आपने जो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिए उसमें वेक्टर ए और उसके साथ या तो बी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में, या आप कह सकते हैं कि बी का वो वाला कंपोनेंट जो कि ए की डायरेक्शन में है। इसी तरह से तो हम इसको ओपन जब करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा तो ये ए बी कॉस थीटा के बराबर आएगा। इसी तरह अगर हम बी डॉट ए लें तो फिर क्या होगा, बी वेक्टर और ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, दैट इज ए कॉस थीटा। तो आपके पास ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और हमने वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय बी की प्रोजेक्शन ए के अलॉन्ग, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, या फिर आप कह सकते हो कि बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है। और अगर आप बी को रिजॉल्व करो तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बी कॉस थीटा बनेगा जो कि ए की डायरेक्शन में, और दूसरा बी साइन थीटा बनेगा जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमने बी साइन थीटा कंसिडर नहीं करना, हमने बी कॉस थीटा को कंसिडर करना है क्योंकि वो ए की डायरेक्शन में है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या एग्जांपल आती है। तो हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो वर्क की है, यानी वर्क डन की है। अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी एंगल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, उस बॉडी को डिस्प्लेस करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बॉडी है और इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक सर्टन एंगल पे, ये एक्स एक्सिस से एक सर्टन एंगल बना रही है, और इसने कितना उस बॉडी को डिस्प्लेस किया, डी डायरेक्शन में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस किया। तो फिर हमारे पास क्या आएगी वर्क डन का फॉर्मूला, कि इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो आपके पास वो कंपोनेंट जो डायरेक्शन की फोर्स में आ रहे हैं, जो आपके पास डी की डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डी की डायरेक्शन में आ रहा है, उसको हम लेंगे और वो आपके पास एफ कॉस थीटा है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव। तो कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, डी। अब जब इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा, तो आपके पास बेसिकली डब्ल्यू का जो हम फार्मूला पढ़ते हैं वो है एफ डॉट डी, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जब भी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो फिर साथ में कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस थीटा, और ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है।
ये आप देखें कि आपके पास ये फोर्स है, ये आपके पास इतना उसने डिस्टेंस मूव किए, और जब हम इसको प्रोजेक्शन फोर्स की डायरेक्शन जो आपकी डिस्टेंस मूव किया उसकी डायरेक्शन में जब हम लेते हैं तो कौन सा कंपोनेंट हमारे पास आता है, एफ कॉस थीटा। थीटा बेसिकली वो एंगल है जो हमारी फोर्स जो है वो बना रही है आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या फिर डिस्टेंस के अलॉन्ग। अगेन थोड़ा सा हमने कंपोनेंट्स की बार बार बात की है, तो उसको मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं कि ये आपके पास फोर्स थी, ये एंगल थीटा उसने बनाया, और फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ एक्स, दूसरा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई। तो हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है, हमने बेसिकली वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्टेंस की डायरेक्शन में, और वो हमारे पास कौन से है, एफ एक्स। और इसकी वैल्यू हमारे पास फिर क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू जैसे हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस की थी, यानी ए एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इजिकल टू ए साइन थीटा। तो इसी तरह एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ साइन थीटा। इस इक्वेशन में बेसिकली एफ एक्स आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एफ आपके पास वेक्टर है, और थीटा उनके दरमियान एंगल। इसी तरह एफ वाई आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है, और एफ यहाँ पर आपके पास वेक्टर है। तो बेसिकली हमने इसलिए W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की तरफ, यानी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रॉपर्टी आती है वो है कि A डॉट बी और B डॉट ए ये इक्वल है। इसका मतलब है अगर ये इक्वल है तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। मैथमेटिक्स में आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करें तो उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो A डॉट बी और B डॉट ए ये दोनों बराबर है, इनके आंसर इक्वल आएंगे। तो हम A डॉट बी का जब फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह B डॉट ए को अगर हम ओपन करें तो बी ए कॉस थीटा। लेकिन आप आगे देखें कि उन्होंने बी ए को आगे क्या लिख दिया, ए बी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है फॉर एग्जांपल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि a और b के मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्वांटिटी है। तो 5 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 5 15, यानी सेम रिजल्ट आता है। तो आप बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी कॉस थीटा, तो फिर अगेन ये किसके बराबर आ गया, ए डॉट बी के। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये इररेलेवेंट है। अगर ए डॉट बी हो या बी डॉट ए, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये आपको यहाँ पर भी दिखाया है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। इसको ओपन करके दिखाया है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, और फिर अगर आप इसको b और a लिखें और cos ऑफ थीटा तो भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू b डॉट a। अब सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स इट इज इक्वल टू 0। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब ये है कि दो वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी उनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो फिर हम फॉर्मूला को ही यूज़ करेंगे, और a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो कॉस थीटा की जगह हम बेसिकली थीटा की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, आप 90 डिग्री। और हमें पता है कि कॉस 90 क्या होता है, 0। तो जब कॉस 90 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म आपके पास 0 आंसर देगी। तो आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर आपके पास क्या आता है, 0। तो ये आपके पास बेसिकली कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं और उनके दरमियान थीटा एंगल है तो उसका ये फार्मूला है। और अगर आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक ही चीज़ होती है, यानी ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उन
के दरमियान आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। जब 90 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आपका 0। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जब दो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट का। या फिर आपका इस तरह से आ जाता है कि अगर आपके पास a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो बताइए कि a और b वेक्टर्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो a और b वेक्टर्स ऑफ कोर्स जो है वो ऑर्थोगोनल होंगे या फिर परपेंडिकुलर होंगी, तभी आपके पास ये रिजल्ट आ सकते हैं। इसी तरह आपके पास इन्होंने लास्ट लाइन है कि अगर आपके पास यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आई जे और के, तो फिर हमारे पास इक्वेशन 2.18 है। इन्होंने कहा है कि आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हम देखते हैं कि ये आई का जे के साथ, जे का के के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लें या फिर के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो ये 0 किस तरह से आता है, ये भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फर्स्ट पॉइंट शो कर है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने यह कहा है कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका आंसर 0 आएगा, ये इन्होंने डिस्कस किया है। और थर्ड जो अभी हमने डिस्कस करना है कि यूनिट वेक्टर्स बेसिकली आई जे के क्या है, ये एक्स एक्सिस है आपके पास तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा आई, ये वाई एक्सिस है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा जे, और ये जेड एक्सिस है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा के। तो हमें पता है कि x और y एक्सिस और z एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। x का y के साथ और z के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसी तरह z का भी x और y के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनता है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो अगर i का j के साथ लेंगे तो फिर क्या एंगल आएगा 90 डिग्री। इसी तरह j का k के साथ ले लें तब भी 90 डिग्री आएगा, और k का i के साथ ले लें तब भी आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो हम बेसिकली हमने देखा था कि जब आपके पास 90 डिग्री एंगल हो तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो आपके पास बेसिकली i डॉट j का आंसर 0 आएगा, j डॉट k का आंसर भी 0 आएगा और k डॉट i का आंसर भी 0 आएगा। इन्होंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है हमारे पास कि i डॉट j इज इक्वल्स टू i का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1, और j का मैग्नीट्यूड भी 1, और कॉस एंगल क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्योंकि 0 होता है तो आपके पास ये पूरी आई डॉट जे क्या आंसर देगा 0। तो आपके पास इक्वेशन 2.18 आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम आई का जे के साथ या जे का के के साथ या के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो किस तरह से आंसर आपका 0 आता है। अब थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। पैरेलल वेक्टर्स हैं तो ऑफ कोर्स उनके दरमियान एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो आप उसी फॉर्मूला को यूज़ करें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह आप 0 डिग्री पुट करें, और हमें पता है कि कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये कॉस 0 की टर्म 1 हो जाएगी, तो फिर पीछे आपके पास क्या बच गया ए बी। इसका मतलब है कि जब आप दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास बराबर आता है उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आपके पास दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी। इसी तरह हम यूनिट वेक्टर की टर्म में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं, यानी अगर हम आई का आई के साथ ले लें डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपस में दो पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, इनके दरमियान एंगल क्या होगा 0। इसी तरह जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लें या के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो फिर क्या होगा इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। तो आपके पास cos 0 की वैल्यू तो 1 आ गई, और अगर मैं यहाँ पर i लिखूँ, आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और फिर दूसरे i का मैग्नीट्यूड भी होगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो फिर i डॉट i का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह j डॉट j का भी इसी फार्मूला में पुट करते जाएं तो j का मैग्नीट्यूड 1, k का मैग्नीट्यूड 1, सॉरी j का मैग्नीट्यूड 1 और दूसरे j का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 1, तो ओवरऑल आपके पास j डॉट j का आंसर भी 1 आएगा। इसी तरह k डॉट k का भी, यानी आप जब भी
आई का जे के साथ या जे का के के साथ या के का आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ज़ीरो आंसर मिलेगा, लेकिन जब आप आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। और फिर अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, यानी पैरेलल वेक्टर्स में एंगल अगर ज़ीरो है तो एंटी पैरेलल में क्या होगा 180 डिग्री, यानी दो वेक्टर्स के दरमियान अगर 180 डिग्री का एंगल है तो फिर यहाँ पर इसी फार्मूला में थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करें तो कॉस 180 क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है जबकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो फिर आपने सिंपल ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा -AB। ये कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल है यानी उनके दरमियान 90 डिग्री है तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। और ये अगर आपके पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान एंगल ज़ीरो है तो फिर आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 1। ये इसको एक्सप्लेन किया है कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के, इन तीनों का आंसर आपके पास 1 आएगा। और जब भी आप किसी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे यानी आई डॉट जे का ले लें, और हमें पता है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, तो इसी तरह आई डॉट जे जो है वो जे डॉट आई के बराबर होगा, इसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह आई डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई, और इन दोनों का आंसर 0 आएगा, और थर्ड भी इसी तरह से। अब हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यानी अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लें वेक्टर ए का, सेल्फ प्रोडक्ट से मुराद ये है कि एक वेक्टर ए है और उसके अपने ही वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लें तो उसको हम सेल्फ प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो फिर क्या होगा, उसका आंसर यानी ए डॉट ए इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर उसका आंसर आता है। ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है, फिर दूसरा जो आपके पास वही वेक्टर है अगेन उसका मैग्नीट्यूड लिखें ए, और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा वेक्टर का, जब आप अपने ही वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर उनके दरमियान एंगल क्या होगा 0, cos 0 1 होता है, तो आपके पास ए और ए दोनों मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर, यानी आप जब भी वेक्टर का उस वेक्टर के खुद उस वेक्टर के साथ ही आप जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर उसका आंसर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। अब ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं उसको देख लेते हैं। ये ए डॉट बी दो वेक्टर्स हैं, इसको ओपन किस तरह करेंगे कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान कॉस थीटा जो थीटा एंगल है, और बी डॉट ए को किस तरह ओपन करेंगे कि बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और फिर हम बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। और अगेन ये किसके बराबर आ गया ए डॉट बी के, यानी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसी तरह अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है तो फिर कॉस 90 क्या होता है 0। थीटा 90 डिग्री का मतलब ये कि दो वेक्टर्स आपस में क्या है ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर, तो उस केस में आपके पास फिर डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0। और अगर आपके पास थीटा 0 है यानी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उस केस में कॉस 0 क्योंकि 1 होता है तो फिर ए डॉट बी का आंसर आएगा ए बी। और अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं यानी ए का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर आपके पास आंसर क्या आता है ए स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो डॉट प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमें सेल्फ प्रोडक्ट में ही मिलता है, कि जब वेक्टर का उस वेक्टर के अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तब हमें मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट मिलता है। फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास हम अगर स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जैसे हमने अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि हम वेक्टर्स को ऐड करें इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर हम बेसिकली स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो ए डॉट वी इज इक्वल्स टू, अब ए वेक्टर को मैं अगर उसके 3 कंपोनेंट्स हैं तो उसकी वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखूंगी, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर डॉट, और अब बी को मैं उसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिख रही हूँ बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 2.20 आएगी, दैट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि ये आंसर आपके पास आया किस तरह से है। और अब हमारे पास क्योंकि फार्मूला है जो आपका शुरू से हमने जो फर्स्ट आपका इक्वेशन पढ़ी थी कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आपने अब क्या करना है कि इस ए डॉट बी की जगह आपने ये इक्वेशन 2.20 पुट करनी है। तो ये हमने इसका आंसर लिख लिया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और अब हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है किस तरह से कि कॉस थीटा को यहीं पे रहने दें और ए बी को आप इसके दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए बी। तो अगर आपने एंगल फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट में तो आपने इक्वेशन 2.21 यूज़ करेंगे, यानी आपके पास डॉट आपका वेक्टर प्रोडक्ट आपका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी उसका आंसर था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी के आपके पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी प्लस ए जेड आया किस तरह से। जस्ट आपको समझाने के लिए ये हमारे पास वेक्टर ए है जिसको हमने इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखा है, कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है। इसी तरह से वेक्टर बी है जिसको उसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है, यानी बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया और इनकी ए की जगह आपने इसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया और बी की जगह भी आपने इस तरह से लिख लिया। अब जैसे हम आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी अब हम ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए वाई जे को और प्लस ए जेड के को। तो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को जब मैंने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया यानी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, फिर प्लस का साइन और ए वाई जे यूनिट वेक्टर को अब मैं इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और फिर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस पूरी टर्म के साथ यानी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, जैसे हम आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूँगी कि ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को बारी बारी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगी जो ब्रैकेट में। तो ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई ये आप देख सकते हैं। अब ए एक्स बी एक्स को मैंने इसमें डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि ए भी आपके पास ए एक्स भी आपके पास मैग्नीट्यूड है और बी एक्स भी मैग्नीट्यूड है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इनका आंसर सेम आता है और ये मैग्नीट्यूड है तो इनकी ऑर्डर मैटर नहीं करते। आप ए एक्स बी एक्स लिखो या बी एक्स ए एक्स लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने डॉट प्रोडक्ट का ख्याल यूनिट वेक्टर्स की दफ़ा रखना है। तो आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के। फिर आप सेकंड पे आ जाएं, इसी तरह से ए वाई को भी आपने बारी बारी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, इसी तरह से आप सारे कंटिन्यू करके एंड तक यहाँ पर इसको ओपन कर लें। अब हमने पढ़ा था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का आंसर 1 आता है। इसी तरह आई डॉट जे हो, आई डॉट के हो, जे डॉट आई हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो या के डॉट जे हो, इनका आंसर आप क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आंसर देते हैं। तो हमने उसी तरह से वैल्यूज पुट कर दी हैं।
और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ आपके पास वो टर्म्स रह जाएंगी कि जिसमें वन आंसर आ रहा था, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बाकी टर्म्स क्योंकि ज़ीरो से साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास जो ए डॉट बी का आंसर आया है वो है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये अगेन उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फिर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये आपके पास कॉस थीटा ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा के निकालें तो ए डॉट बी यानी जो वेक्टर सॉरी आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमारा स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी कोई अगर आपके कोई क्वेश्चन है, रेलेवेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं।